हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टारगेट बीएससी लाइफ साइंसेज। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस जो टर्म है ये दो वर्ड से मिलकर बनी है। ग्लाइको प्लस में लिसिस। ग्लाइको का मतलब होता है स्वीट और लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। यहाँ पे स्वीट हम कह रहे हैं ग्लूकोज को। यहाँ पे ग्लूकोज जो होगा उसका ब्रेक डाउन किया जाएगा, इसलिए इसको कहा जा रहा है ग्लाइकोलिसिस, मतलब स्वीट का ब्रेक डाउन। इसे हम ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका नाम है एम्डन मेहरॉफ परानास पाथवे, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में ईएमपी पाथवे भी कहा जाता है। अब ग्लाइकोलिसिस क्या है? ग्लाइकोलिसिस सीक्वेंस है जिसमें 10 एंजाइम्स आते हैं। वो 1 मोल ऑफ ग्लूकोज को 2 मोल्स ऑफ पायरुवेट में कन्वर्ट करते हैं और साथ ही साथ एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं। इसमें 1 मोल ऑफ ग्लूकोज 2 मोल्स ऑफ पायरुवेट में कन्वर्ट किया जाता है। ये जो पूरा प्रोसेस होता है वो साइटोसॉल में होता है। ठीक है। और ये ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस है वो एरोबिकली भी किया जा सकता है, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एनारोबिकली भी किया जा सकता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है वो स्पीशी टू स्पीशी डिफर करता है। कैसे? जो पायरुवेट एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलिसिस फॉर्म हुआ उसके डिफरेंट डिफरेंट फेट होती है। किसी ऑर्गेनिज्म में वो ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होता है, तो किसी जगह वो इथेनॉल में कन्वर्ट होता है, तो किसी जगह वो लैक्टेट में कन्वर्ट होता है। तो ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस है वो डिफर करता है मेटाबॉलिक फेट ऑफ द पायरुवेट के केस में। जो ग्लाइकोलिसिस होता है ये फर्स्ट स्टेप होता है टुवर्ड्स सिट्रिक एसिड साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ग्लाइकोलिसिस जो है ग्लूकोज के कैटाबॉलिज्म के लिए एक इम्पॉर्टेंट पाथवे है। और पाथवेज ऑफ ग्लूकोज यूटिलाइजेशन, यानी कि हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज प्रेजेंट है उसको किस किस फॉर्म में हम यूटिलाइज कर सकते हैं। जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज प्रेजेंट है, अगर हम उसको स्टोर करें तो ये ग्लाइकोजन और स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। अगर एनिमल है तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होगा, अगर प्लांट है तो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होगा। अगर इसी ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस किया जाए तो वो पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इसी ग्लूकोज का पेंटोज फोस्फेट पाथवे, ये भी क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस की तरह ही एक पाथवे होता है जो कि हम आगे पढ़ेंगे। इस अगर इस प्रोसेस से ग्लूकोज जाता है तो वो राइबोस 5 फोस्फेट बना लेता है। अगर ग्लूकोज का यूज स्ट्रक्चरल पॉलीमर के सिंथेसिस में किया जाए तो वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और सेल वॉल पॉलीसेकेराइड का फॉर्मेशन करेगा। अब हम पढ़ते हैं ग्लाइकोलिसिस पाथवे। ग्लाइकोलिसिस पाथवे में जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज एक 6 कार्बन कंपाउंड होता है। ये ग्लूकोज 6 फोस्फेट में कन्वर्ट होता है। एंजाइम होता है हेक्सोकाइनेज। अब इस हेक्सोकाइनेज एंजाइम को इसकी वर्किंग के लिए Mg2 पॉजिटिव चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे ग्लूकोज था, ग्लूकोज में एक फोस्फेट 6th पोजीशन पे ऐड हुआ है, तो वो फोस्फेट कहाँ से आया होगा? यहाँ पे एक एटीपी का हाइड्रोलिसिस होता है। जब एटीपी जो है ये टूटता है तो ये क्या बनाता है? एडीपी प्लस में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, यानी एक फॉस्फेट रिलीज करता है। ये जो फॉस्फेट है इस ग्लूकोज ने लिया और क्या बना लिया? ग्लूकोज 6 फोस्फेट बना लिया। तो ये जो फॉस्फेट लगा है ग्लूकोज के 6th पोजीशन पे, ये कहाँ से आया है? एटीपी से आया है। ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है? ग्लूकोज 6 फोस्फेट फ्रक्टोज 6 फोस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। एंजाइम होता है फोस्फोहेक्सोज आइसोमेरेज। फोस्फो यहाँ से लिया गया है, हेक्सोज यहाँ से लिया गया है, क्योंकि ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं तो हेक्सोज। और आइसोमेरेज इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो ग्लूकोज है वो अपने ही आइसोमर फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे फोस्फोहेक्सोज आइसोमेरेज एंजाइम यूज किया गया है जो ग्लूकोज 6 फोस्फेट को फ्रक्टोज 6 फोस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। स्टेप में फ्रक्टोज 6 फोस्फेट जो है वो फ्रक्टोज 1,6 बिस फोस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि फर्स्ट पोजीशन पे भी फ्रक्टोज के फोस्फेट लग गया। ये फोस्फेट अगेन कहाँ से आया? एटीपी से। एटीपी के हाइड्रोलिसिस से ये फोस्फेट यहाँ पे ऐड हुआ है। यहाँ पे जो हम एंजाइम यूज कर रहे हैं वो है फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1। फोस्फो कहाँ से आया? यहाँ से। फ्रक्टो कहाँ से आया? इस नाम से। और काइनेज क्या होता है? जो फोस्फेट ग्रुप को ऐड करता है उसको हम काइनेज कहते हैं। तो यहाँ पे फोस्फेट ग्रुप का एडिशन हो रहा है फर्स्ट पोजीशन पे, तो इसको हम कह रहे हैं काइनेज। तो फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 जो है वो फ्रक्टोज 6 फोस्फेट को फ्रक्टोज 1,6 बिस फोस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट एंजाइम है एल्डोलेज।
एल्डोलेज जो होता है वो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को दो कंपाउंड्स में तोड़ देता है जो कि 3,3 कार्बन्स के होते हैं। एक होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और दूसरा होता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब ये जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है ये आइसोमेरेज एंजाइम से अपने आइसोमर में कन्वर्ट हो जाता है जो कि है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब यहाँ पे भी एक मॉलिक्यूल किसका बना था, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का। यहाँ पे भी क्या बना है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का एक मॉलिक्यूल बना है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए, दो मॉलिक्यूल्स हो गए ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के। इनमें कार्बन कितना है, 3 कार्बन है एक में। ठीक है, अब ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है ये 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे जो एंजाइम है वो है G3P डिहाइड्रोजिनेज। G3P मतलब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज का मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हुआ है। हाइड्रोजन जो एक, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है। यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के, यानी यहाँ पे दो H पॉजिटिव रिलीज हुए होंगे। इन दो H पॉजिटिव को कौन लेता है, 2 मोल्स ऑफ NAD पॉजिटिव लेते हैं और 2 मोल्स ऑफ NADH में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है उसका एडिशन कराते हैं। पीआई जो होता है यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे फॉस्फेट पहले से ऐड था, फर्स्ट पोजीशन पे हमने फॉस्फेट ऐड करा दिया तो एक फॉस्फेट यूटिलाइज हो गया। अब क्योंकि यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट पे, तो हमें दो पीआई चाहिए होगी, दूसरे वाले मॉलिक्यूल पे भी हम फॉस्फेट ऐड कराएंगे। तो इस तरीके से टू मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट के। यहाँ पे 1,3 बिस फोस्फोग्लिसरेट जो है वो फोस्फोग्लिसरेट काइनेज की हेल्प से 3 फोस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो रहा है। अगर हम इन दोनों स्ट्रक्चर्स को देखें तो यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे फॉस्फेट लगा है, यहाँ पे सिर्फ थर्ड पोजीशन पे फॉस्फेट लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप लगा था वो रिमूव हुआ होगा। अब हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि दो हमारे पास फॉस्फेट जो है वो रिलीज हुए हैं। अब ये जो दो फॉस्फेट ग्रुप रिलीज हुए हैं इनको एडीपी गेन कर लेता है और एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे इस स्टेप को सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सबस्ट्रेट से जो फॉस्फेट मिला है उससे एटीपी का प्रोडक्शन हुआ है। 3 फॉस्फोग्लिसरेट अब जो है वो 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है। एंजाइम होता है फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। ये जो एंजाइम है ये जो फॉस्फेट ग्रुप होता है वो सिर्फ उसको एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे ट्रांसफर करने का काम करता है। तो यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे फॉस्फेट लगा था, यहाँ पे उसको सेकंड पोजीशन पे शिफ्ट कर देता है। नेक्स्ट स्टेप में टू फॉस्फोग्लिसरेट फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में कन्वर्ट होता है, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O रिलीज होते हैं और यहाँ पे जो एंजाइम होता है वो इनोलेज एंजाइम काम करता है। उसके बाद फॉस्फोइनोल पाइरुवेट पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पे जो एंजाइम होता है वो पाइरुवेट काइनेज होता है। इस पाइरुवेट काइनेज एंजाइम की एक्टिविटी के लिए K पॉजिटिव Mg2 पॉजिटिव या Mn2 पॉजिटिव चाहिए होता है। यहाँ पे भी क्या होता है, दो एटीपी मॉलिक्यूल से दो एटीपी मॉलिक्यूल्स जनरेट होते हैं। यहाँ पे भी जो फॉस्फेट होता है वो सबस्ट्रेट से आता है, इसलिए इस स्टेप को भी सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन कहा जाता है। तो आपको याद रखना है 7th और 10th स्टेप पे एटीपी बना है वो भी सबस्ट्रेट के फॉस्फेट से, इसलिए इन दोनों स्टेप को सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन कहा जाता है। देयर आर टू फेजेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। फेज 1 को हम कहते हैं प्रिपरेटरी फेज और फेज 2 को कहते हैं पे ऑफ फेज। ग्लाइकोलिसिस के जो फर्स्ट 5 स्टेप्स होते हैं स्टार्टिंग के उनको कहा जाता है प्रिपरेटरी फेज। फर्स्ट फेज जो होता है उसमें हेक्सोस चेन का क्लेवेज किया जाता है। यहाँ पे पहले 6 कार्बन थे, ठीक है, फिर उनको 3 कार्बन्स में ब्रेक किया गया, तो यानी जो हेक्सोस चेन आ रही थी उसका क्लीवेज हुआ है। तो जो क्लीवेज होता है उसके लिए हमें दो एटीपी मॉलिक्यूल्स देने पड़ते हैं ताकि जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हो वो एक्टिवेट हो जाए और वो 3 कार्बन कंपाउंड यानी कि पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाए। हमने जब ग्लाइकोलिसिस का स्टेप पढ़ा था तब हमने देखा था कि फर्स्ट स्टेप में और थर्ड स्टेप में एटीपी की हेल्प से फॉस्फेट ऐड हो रहा है, यानी कि एटीपी मॉलिक्यूल हमें देना पड़ रहा था ताकि हम ग्लूकोज को एक्टिवेट कर सकें।
इस फेज़ को पे ऑफ फेज़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो एटीपी होती है वो हमें दोबारा से मिल जाती है। जो लास्ट 5 स्टेप्स होते हैं ग्लाइकोलिसिस के उनको हम पे ऑफ फेज़ के अंदर रखते हैं। इस फेज़ में क्या होता है एटीपी रिलीज़ होती है। हमने देखा था जब लास्ट 5 स्टेप्स जो थे ग्लाइकोलिसिस के उसमें एटीपी बन रहा था। कैसे बन रहा था? एटीपी के मॉलिक्यूल्स फॉस्फोराइलेट हो रहे थे यानी उनमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा था और वो एटीपी में कन्वर्ट हो जा रहे थे। ऑल्दो 4 मोल्स ऑफ एटीपी तो बने एडीपी से लेकिन जो नेट गेन होता है एटीपी का वो सिर्फ 2 मोल्स होता है। क्यों? क्योंकि हमने जब स्टार्टिंग के स्टेप्स पढ़े थे ग्लाइकोलिसिस के तो उसमें 2 मोल्स एटीपी जो है वो यूटिलाइज हो चुके थे। तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास 4 मोल्स ऑफ एटीपी थे, जिससे 4 मोल्स ऑफ एटीपी बने वो भी 2 स्टेप्स में, ठीक है? लेकिन जो नेट गेन हुआ एटीपी का वो सिर्फ 2 एटीपी का हुआ क्योंकि 2 एटीपी जो है वो प्रिपरेटरी फेज़ में फर्स्ट और थर्ड स्टेप में यूज़ हो चुके हैं। तो अगर हम ओवरऑल बैलेंस शीट देखें तो हम देखते हैं कि इसमें ग्लूकोज हमने यूज़ किया था, 2 मोल्स ऑफ एटीपी लिए थे फर्स्ट और थर्ड स्टेप में, 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड किए थे, एनएडी पॉजिटिव का यूज़ किया था और 4 एडीपी मॉलिक्यूल्स का हमने यूज़ किया था, एक 7th स्टेप में, एक 10th स्टेप में और 2 एच पॉजिटिव यूज़ किया था। तो यहाँ पे ग्लूकोज से क्या बना? 2 मोल्स ऑफ पायरुवेट बना, 2 एटीपी से क्या बना? इसे 2 एडीपी बना है। ठीक है? और फिर उसके बाद 2 एनएडी पॉजिटिव से 2 एनएडीएच बना है, 4 एडीपी से 4 एटीपी मॉलिक्यूल्स जनरेट हुए हैं H2O। ठीक है? तो ये क्या है हमारे पास रिएक्शन है ग्लाइकोलिसिस की। यहाँ पे जब कॉमन टर्म्स जो है वो हम कैंसिल करते हैं तो हमें फाइनल जो रिएक्शन मिलती है वो ये है। तो आपको ये रिएक्शन फाइनली याद रखनी है। हम पढ़ेंगे एनर्जी यील्ड इन ग्लाइकोलिसिस। तो हमने देखा स्टेप 3 में हमने एटीपी जो है वो यूज़ किया था, 1 एटीपी यूज़ किया था, इसमें कोई भी गेन ऑफ एटीपी नहीं हुआ था। जो 7th और 10th स्टेप था उसमें हमें एटीपी मिला था एडीपी से। हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे हो गए टोटल 2 मोल्स ऑफ एटीपी जो हमने दिया था और यहाँ हमें टोटल मिले 4 मोल्स ऑफ एटीपी जो जनरेट हुए थे। तो यहाँ पे 4 माइनस 2 कितना होगा? 2। नेट गेन ऑफ एटीपी कितना हुआ? सिर्फ 2 यानी कि हमें टोटल 4 एटीपी मिले, उनमें से 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इनिशियल स्टेट में यूज़ हो गया, तो यहाँ पे टोटल 2 एटीपी का गेन हुआ है हमें। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस। रेगुलेशन का मतलब होता है ग्लाइकोल कंट्रोल करना। तो रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस का मतलब होता है कि हम ग्लाइकोलिसिस को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, किन किन स्टेप्स पे उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो हमने पढ़ा था ग्लाइकोलिसिस में 10 स्टेप्स होते हैं, ठीक है? उनमें से जो 3 स्टेप होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, स्टेप 1, स्टेप 3 एंड स्टेप 10। ये 3 स्टेप्स जो होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, इसलिए इन स्टेप्स पे हम ग्लाइकोलिसिस जो है उसको रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है? स्टेप 1 क्या था? ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा था, हेक्सोकाइनेज एंजाइम था, एटीपी ब्रेक हो रहा था, एडीपी बन रहा था। स्टेप 3 में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बन रहा था और एंजाइम कौन सा था? फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज। यहाँ पे भी एटीपी टूट के एडीपी में कन्वर्ट हो रहा था। स्टेप 10 में फोस्फोइनोल पाइरुवेट पाइरुवेट में कन्वर्ट हो रहा था, एंजाइम था पाइरुवेट काइनेज। यहाँ पे 2 एडीपी मॉलिक्यूल से 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स जनरेट हो रहे थे। तो यहाँ पे कौन कौन से एंजाइम्स हमें मिले जो कि ग्लाइकोलिसिस को रेगुलेट कर सकते हैं? तो एक है हेक्सोकाइनेज, एक है फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज और एक है पाइरुवेट काइनेज। ये जो एंजाइम्स हैं ये एंजाइम्स ग्लाइकोलिसिस के पाथवे को रेगुलेट कर सकते हैं यानी कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं एंजाइम्स और ये जो एंजाइम्स है वो किससे एक्टिवेट होते हैं और किस चीज़ से इनहिबिट होते हैं। हेक्सोकाइनेज जो है वो एएमपी से एक्टिवेट हो जाता है और अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है और हाई अमाउंट ऑफ एटीपी प्रेजेंट है तो ये हेक्सोकाइनेज एंजाइम को इनहिबिट कर देगा। काइनेज क्या कर रहा था? ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर रहा था। अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्रोडक्ट ज़्यादा बन गया तो ये हेक्सोकाइनेज को इनहिबिट कर देगा। नेक्स्ट है पीएफके यानी फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1। अगर एएमपी है, फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट है या एच पॉजिटिव है तो ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो पीएफके को एक्टिवेट करते हैं। लेकिन अगर हाई अमाउंट ऑफ एटीपी प्रेजेंट है या सिट्रेट प्रेजेंट है तो ये पीएफके को इनहिबिट कर देगा। नेक्स्ट है पीके दैट इज द पाइरुवेट काइनेज। अगर एएमपी प्रेजेंट है तो वो एक्टिवेट करेगा पीके को
और अगर हाई अमाउंट ऑफ एटीपी एसिटाइल कोएंजाइम ए या एलेनाइन प्रेजेंट है तो ये पीके को इनहिबिट करने का काम करते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा फेट ऑफ पायरुवेट। पायरुवेट है वो एंड प्रोडक्ट है ग्लाइकोलिसिस का। ये एक इम्पॉर्टेंट मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट भी होता है। जो सेल है हमारी बॉडी में उसकी मेटाबॉलिक नीड के अकॉर्डिंग ये डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स में कन्वर्ट होता है और इन्हीं पाथवेज को हम फेट ऑफ पायरुवेट कहते हैं। तो फेट ऑफ पायरुवेट क्या होता है? पायरुवेट का डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? फेट ऑफ पायरुवेट कहलाता है। यहाँ पे जो पायरुवेट है वो डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स लाइक एसिटाइल कोएंजाइम ए, लैक्टेट, एलेनाइन, इथेनॉल, ऑक्सैलोएसीटेट में कन्वर्ट हो सकता है। पहले हम देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए, यानी कि पायरुवेट किस तरीके से एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो रहा है। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए की एरोबिक फेट होती है, मतलब कि अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है तभी ये प्रोसेस होगा। सो इट अकर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें जो एंजाइम यूज होता है वो होता है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। पायरुवेट जो होता है वो एसिटाइल कोएंजाइम में जब कन्वर्ट होता है तो CO2 रिलीज होता है, ठीक है। और एसिटाइल कोएंजाइम ए जो फॉर्म हो गया वो अब सिट्रिक एसिड साइकिल में एंटर कर जाएगा। उसका वहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा और एटीपी प्रोड्यूस होगा। इसकी रिएक्शन क्या है कि हमारे पास पायरुवेट है, कोएंजाइम ए है, NAD पॉजिटिव है। जब इनका कन्वर्जन होता है तो पायरुवेट से बन जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। यहाँ पे जो पायरुवेट है वो 3 कार्बन कंपाउंड है और जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो 2 कार्बन कंपाउंड है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक कार्बन का डिफरेंस आता है। तो वो जो एक कार्बन होता है वो CO2 की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। यहाँ पे NAD पॉजिटिव जो है वो NADH में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ लैक्टेट। ये एनारोबिक फेट शो करता है, मतलब कि लैक्टेट का फॉर्मेशन पायरुवेट से तब होता है जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती है। ये हमारे मसल सेल या आरबीसी में फॉर्म होता है। इसमें यूज होने वाला एंजाइम है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। पायरुवेट कन्वर्ट होता है लैक्टेट में, NADH ऑक्सीडाइज होता है NAD पॉजिटिव में। तो पायरुवेट जो है ये कन्वर्ट हो जाता है लैक्टेट में और NADH जो है वो NAD पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। भी बना सकते हैं, इसे हम कहते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जो कि ईस्ट में और कुछ प्लांट सेल में होती है जब अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। ये 2 स्टेप रिएक्शन है, यानी कि इसमें जो पायरुवेट होता है वो पहले एसिटोअल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है और एक CO2 रिलीज करता है। यहाँ पे जो एंजाइम होता है वो कौन सा होता है? यहाँ पे एंजाइम होता है पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। तो पायरुवेट सबसे पहले एसिटोअल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम से CO2 रिलीज करता है। फिर ये जो एसिटोअल्डिहाइड है वो कन्वर्ट हो जाता है इथेनॉल में और इसमें जो एंजाइम यूज होता है वो होता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। तो सब रिएक्शन क्या है? पायरुवेट कन्वर्ट हो रहा है एसिटोअल्डिहाइड में, फिर ये जो एसिटोअल्डिहाइड है वो कन्वर्ट हो रहा है इथेनॉल में। अब जो पायरुवेट फॉर्म हुआ है वो ऑक्सैलोएसीटेट में भी कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। इसमें एंजाइम क्या यूज होगा? पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। इसमें एटीपी और CO2 की रिक्वायरमेंट होती है। ऑक्सैलोएसीटेट जो फॉर्म होता है पायरुवेट से वो ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस के लिए यूज होता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्लूकोज। रिएक्शन क्या होती है? पायरुवेट में CO2 प्लस एटीपी ऐड होता है और ये क्या बन जाता है? ऑक्सैलोएसीटेट में कन्वर्ट हो जाता है। पायरुवेट की नेक्स्ट फेट है फॉर्मेशन ऑफ एलेनाइन, यानी जो पायरुवेट है वो एलेनाइन में कन्वर्ट हो सकता है। एंजाइम इसके लिए एलेनाइन अमाइनो ट्रांसफरेज यूज होगा। पायरुवेट जो है उसका ट्रांस अमाइनेशन होता है और एलेनाइन फॉर्म हो जाता है। अब ये एलेनाइन है ये अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म और ग्लूकोज एलेनाइन साइकिल में बहुत ही होता है। सो रिएक्शन क्या है? जब पायरुवेट ग्लूटामेट के साथ रिएक्ट करता है तो ये एलेनाइन और अल्फा कीटो ग्लूटारेट बनाता है। जो पायरुवेट है उसके डिफरेंट डिफरेंट फेट डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट है, लाइक एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, NAD पॉजिटिव के मेंटेनेंस के लिए, ग्लूकोज सिंथेसिस के लिए और अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म के लिए। सो इस तरीके से जो पायरुवेट है वो एक इम्पॉर्टेंट इंटरमीडिएट होता है सेलुलर मेटाबॉलिज्म में। सो गाइज आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।